सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। भोला सिंह पटेल जी बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं और लखनऊ बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे। मुन्ना सिंह जी जो पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनऊ से रिटायर हुए हैं और उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय संरक्षक हैं। मोहम्मद इदरीस साहब जो लखनऊ के ज़िला शासकीय अधिवक्ता रहे और उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति में वाइस चेयरमैन भी रहे और सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री भी रहे। हम अपनी बात शुरू करते हैं भोला सिंह जी से कि वकील कौन होगा। इस चीज़ को जो भोला सिंह जी कि वकील कौन होगा। वकील भारतीय संविधान के अनुसार और अधिवक्ता एक्ट जो 1961 में पंजीकृत हुआ, लागू हुआ, उसमें ये स्पष्ट रूप से सेक्शन 29 में कहा गया कि वो वकील वही व्यक्ति होगा, अधिवक्ता वही होगा जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होगा, यानी कि जो पंजीकृत होगा वो व्यक्ति होगा और जो कम से कम LLB पास करने के बाद वो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बनेगा। वो वहाँ पे उसका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका पंजीकरण होगा। पंजीकरण होने के बाद उसे बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। जो सीनियर वकील होते हैं वो चाहे न्यायालय सत्र एवं जिला न्यायालय में हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, वहाँ कम से कम 2 साल की वकालत करने के बाद उन्हें अधिवक्ता के रूप में मान्यता मिलती है और वो अपना वकालत शुरू करते हैं। जी मुन्ना सिंह जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि अदालतों में पैरवी के लिए सरकारी अधिकारी खुद पैरवी कर रहे हैं। ऐसा किसी एक्ट में है या क्या सरकार किसी से भी पैरवी अपनी करा सकती है, वकील के अलावा भी? किसी भी न्यायालय में वित्त व्यवसाय करने का अधिकार केवल एडवोकेट्स एक्ट के बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ही कोई व्यक्ति माननीय न्यायालय में वकालत व्यवसाय कर सकता है, जिसमें वकालत व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि वो किसी भी बार काउंसिल से वो पंजीकृत हो और वहाँ से उसको मान्यता प्राप्त हो, तभी वो माननीय न्यायालय में वित्त व्यवसाय कर सकता है। इस संबंध में इससे पूर्व 2009 में उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इस पर आपत्ति की गई थी कि कुछ जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा APO, SPO और PO को माननीय न्यायालय में सरकार की तरफ से फौजदारी मामलों में पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था, जिस संबंध में उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई थी। उसके पश्चात स्पेशल कोर्ट SC ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और डकैती एक्ट के अतिरिक्त सभी न्यायालय से SPO, APO या PO जो भी कार्य थे सबको वापस कर लिया गया था। इस तरह से एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल हुई थी, जिसमें जयधारी राय बनाम बिहार राज्य में ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी SPO, APO और PO ये किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये राज्य कर्मचारियों के बराबर इनको सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है और ये वेतन भोगी होते हैं। और जबकि अधिवक्ता जो भी माननीय सत्र न्यायालय में विधि व्यवसाय के लिए सरकार की पैरवी के लिए फौजदारी मामलों में नियुक्त किया जाता है, वो CRPC की धारा 24 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है और उसको महीने में वेतन नहीं दिया जाता है, प्रतिदिन या प्रतिमाह
मानदेय दिया जाता है, जिसके आधार पर वो कार्य करता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि अगर पीओ, एसपीओ या एपीओ माननीय सत्र न्यायालय में अगर सरकार की तरफ से फौजदारी मामलों में पैरवी करना चाहते हैं तो पहले उनको अपने पद से रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद फिर सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत उनको अपनी नियुक्ति शासन द्वारा करवाना चाहिए। यहाँ ये भी देखने वाला है कि जो एसपीओ, एपीओ और पीओ होते हैं, इनकी नियुक्ति गृह विभाग द्वारा की जाती है और ये गृह विभाग से गौण होते हैं, जबकि हमारे शासकीय अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता, इनकी नियुक्ति न्याय विभाग द्वारा की जाती है और प्रमुख सचिव न्याय द्वारा की जाती है और ये न्याय विभाग द्वारा गौण होते हैं। जब इस तरह से देखिए आप, दोनों के विभाग ही अलग हैं। जी इदरीस साहब, ये अभी जैसा बताया भोला सिंह जी ने कि वकील कौन होगा, और मुन्ना सिंह जी ने बताया कि एपीओस को जो है सरकार ने नियुक्ति कर दी, ये गृह विभाग से हैं, और जबकि शासकीय अधिवक्ता जो है ला विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है कि जैसे अपने सरकार के जो ब्यूरोक्रेट को जो है न्यायालय में लगा के और जो एक सरकारी जो वकीलों का एक हक है वो छीनने का काम कर रही है, क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए ये कहना बिल्कुल जो है सही है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ नहीं है। वो अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध जो है लगातार कार्य करती जा रही है। माननीय न्यायालय में एपीओ, एसपीओ और पीओस को प्रैक्टिस करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि कोई भी एसपीओ, एपीओ या पीओ जो है माननीय न्यायालय, सत्र न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में अगर कोई जो है वकालत का व्यवसाय करता है तो ये क्लियर कट ये वायलेशन ऑफ लॉ है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयधारी राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1991 में क्लियर कट जो है ये विधि व्यवस्था दी गई कि किसी भी एपीओ, एसपीओ, पीओ को जो है माननीय न्यायालय में सत्र न्यायालय में वो ये व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। अगर उनको व्यवसाय, अधिवक्ता व्यवसाय करना है तो उनको ये चाहिए कि पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दें और फिर जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 24 में क्लियर कट प्रोविजन लिखा हुआ है उसके तहत अपनी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के मार्फत करा करके तभी आए और तभी वो जो है न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकते हैं, अन्यथा अमान्यत है। इस समय मौजूदा दौर में जो भी एपीओ, पीओ और एसपीओ जो है माननीय न्यायालय में ये कार्य कर रहे हैं, ये खुले शब्दों में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आदेश की अवमानना है, जिसके लिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। और मेरी तो क्लियर कट जो है राज्य सरकार से भी और जो विभाग में जो उच्च पदस्थ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो है एपीओ, एसपीओ और पीओस के इस जो व्यवसाय पर पाबंदी लगाई जाए और वो सिवाय एक पैरोकार के और कुछ नहीं हो सकते, उनको वकालत करने का अधिकार कतई नहीं है। ये जो है इट इज वायलेशन ऑफ लॉ और क्लियर कट इसके लिए जो एडवोकेट एक्ट बना हुआ है उसके 45 में इनको जो है पनिशमेंट देने का जो है प्राविधान लिखा हुआ है, जिसके तहत इनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। भोला सिंह जी, अभी इदरीस साहब ने जो कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश रूल में क्लियर है सेक्शन 45 में कि वकील जो इनरोल नहीं है उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी का पक्ष रखता है, चाहे वो सरकार हो, तो वो सज़ा का पात्र है। तो लोअर कोर्ट में जो एपीओस काम कर रहे हैं ये कहाँ तक के सही हैं? ये सरकार के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे कि अभियोजन, उनका काम है कि आरोप लगाना। ये अधिवक्ता है ही नहीं, क्योंकि अधिवक्ता वही हो सकता है जो रिकग्नाइज पर्सन हो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या एनी अदर स्टेट की जो काउंसिल है उससे रिकग्नाइज हो, वही अधिवक्ता हो सकता है। ये अधिवक्ता हो ही नहीं सकते। ये केवल, और दूसरी बात अधिवक्ता का ये है, वकील का ये है कि वो न्याय में सहभागिता करे, न्याय में सहयोग दे। इनका काम तो यह है कि केवल सरकार के पक्ष को रखना,
जनता से कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, जो बार से होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको नामित करती, वो लाइसेंस देती है। वो सीधे सीधे बात ये है कि बार काउंसिल अधिवक्ता एक्ट में ये है, और ये भी है कि अधिवक्ता जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी है उसको न्याय दिलाने में सहयोग करेगा, परंतु जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पीपी है, जिसको अभियोजक है, ये केवल सरकार के पक्ष को रखना, न्याय में सहायता नहीं करना है, ये इनका काम है। ये तो वकील है ही नहीं, ये केवल राज्य सरकार के कर्मचारी है, वेतन भोगी है, और वेतन भोगी आदमी अधिवक्ता नहीं हो सकता। अधिवक्ता वही हो सकता है वो जिसको केस में राज्य सरकार न्याय विभाग से नामित करती है, और वो राज्य जो केसेस हैं उसमें सहायता सरकार जज की, जो न्यायालय है, न्यायालय की सहायता करे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको दोष दिलाने में, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो जो सरकार के न्याय विभाग से या वो अधिवक्ता जो है जिसको नियुक्त किया गया है वो निर्दोष व्यक्ति है, उसको सजा दिलाए। उसका कर्तव्य ये है कि वो न्यायालय को सहयोग करे, और करते हैं वो दोनों पक्षों को देख करके, अगर दोषी है तो सजा दिलाने का, और नहीं दोषी है तो उसे निर्दोष साबित करने की, उनका करने की बात करती है हम। और जो पीपी है और एपीपी है, इनका काम केवल सरकार का पक्ष रखना, जनता की तरफ से इनका कोई दायित्व नहीं है। जनता को चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो, उसको केवल सजा दिलाना, इसके अतिरिक्त इनका और कोई काम नहीं है। इनको तो अधिवक्ता कहना ही नहीं चाहिए, और ये कहने के लायक भी नहीं है। अगर इनको न्यायालय में अधिवक्ता के कार्य के लिए रखा जाता है तो पहले ये इस्तीफा दें, फिर रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बने, बाद में जो एग्जाम होता है उसको पास करें। पास करने के बाद इनको ला का और कार्य करने का कोई, इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, इनके पास कोई अनुभव नहीं होता है, केवल इनको एक कर्मचारी की तरह नियुक्त किया गया है। जबकि बिल्कुल क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 24 सीआरपीसी में कि वो कम से कम एक निर्धारित अवधि है कि 7 साल तक की प्रैक्टिस जिनकी होती है, जो न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में उन्होंने काम किया है, उनको अनुभव है, उन्हीं आदमियों को नियुक्त किया जाता है। इनका कोई अनुभव नहीं होता न्यायालय में कार्य करने के लिए, इनका कोई काम नहीं होता, न ये जनता के बीच से होते हैं, तो इनको तो केवल एक कर्मचारी के रूप में सरकार ने नियुक्त किया है। सन 1988 में उत्तर प्रदेश एपीओ एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की थी। जो जजमेंट हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, उसमें क्लियर ये कहा एपीओ एसपीओ एंड पीओ ओनली पैरोकार ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट। इनका वर्क बताया कि माल खाने के ये इंचार्ज होंगे, फिंगरप्रिंट जो होता है उसके इंचार्ज होंगे, आइडेंटिफिकेशन जो होता है इनकी देख रेख में होगी, और कागज़ लाके कोर्ट में दाखिल करेंगे। जब ये क्लियर कट यूपी गवर्नमेंट जो है काउंटर एफिडेविट दे चुकी, वो माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश भी हो चुका है, उसके बावजूद एपीओ एसपीओ और पीओ अदालतों में काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक के सही है ये? मुन्ना सिंह जी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12/7/1990 के बाद जो भी पीओ, एसपीओ या एपीओ माननीय न्यायालय में, चाहे वो अवर न्यायालय हो चाहे अपर न्यायालय हो, कहीं भी जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, असंवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है, और उनको तत्काल प्रभाव से न्यायालयों से हटा देना चाहिए। इस संबंध में एडवोकेट्स एक्ट की धारा 45 में ये प्राविधान है कि जो लोग वित्त व्यवसाय करने के लिए पात्र नहीं हैं, और अगर वो किसी भी न्यायालय में वित्त व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको 6 महीने के लिए दंडित करने का भी प्राविधान एडवोकेट्स एक्ट में धारा 45 में दिया गया है। इस तरह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो भी पीओ, एसपीओ या एपीओ न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है सीधी सीधी, और उनके खिलाफ
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए और उनको तत्काल स्वभाव से हटा देना चाहिए। इदरीस साहब, ये जो उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय डायरेक्टरेट काम कर रहा है, ये डायरेक्टरेट सन 1971 में बना था और इसका डायरेक्टर जो है पुलिस सेवा से होता है, जबकि 23 जून 2006 को सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ कि डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन बनाया जाए। तो जो 1971 में डायरेक्टरेट बना है और अमेंडमेंट हो रहा है 2006 में, तो क्या वो डायरेक्टरेट सरकारी वकीलों की कार्यशैली और कार्य को रिकग्नाइज करने के लिए, उनके कार्य का सत्यापन करने के लिए अधिकृत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है आपने बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए, इसमें मैं उसके जो माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो है और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल ये क्लियर कट हर आदमी को समझना चाहिए कि कानून के ऊपर शासनादेश प्रिवेल नहीं कर सकता और इसके ऊपर जो है कानून बना हुआ है कि जो है माननीय न्यायालय में कौन आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, सिवाय इनरोल्ड जो है एडवोकेट के कोई भी जो है और व्यक्ति जो है माननीय न्यायालय के समक्ष वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकता। और ये जो एपीओज जो है और पीओज एसपीओ जो है ये वर्क कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो है जब क्लियर कट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था है और ये कानून बना हुआ है, तो कोई भी शासनादेश कानून के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल प्रभाव से ये एसपीओज, एपीओज और पीओज को जो है हटाने की जो है कि प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। अदरवाइज इससे जो है प्रदेश के अधिवक्ताओं में जो है रोष व्याप्त होता जा रहा है और आगे चल करके कोई भी इसमें जो है व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। मुन्ना सिंह जी, ये बताइए कि 1971 में डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन जो बना, वो आज पूरे प्रदेश के सरकारी वकीलों के कार्य सत्यापन और उनके ऊपर नज़र रखे उनके कार्य कर रहा है, जबकि उस डायरेक्टरेट का डायरेक्टर पुलिस सेवा से होगा। ये शासनादेश से 2001 का 1971 शासनादेश से हुआ। पुलिस सेवा से जो होगा वो डायरेक्टरेट होगा। और सीआरपीसी में जो प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वो व्यक्ति होगा जिसने 10 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट की हो। उसके बावजूद डायरेक्टरेट वो कैसे काम कर रहा है, ये सही कर रहा है, क्या कर रहा है ये चीज़? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दोनों विभाग ही अलग अलग हैं। एक न्याय विभाग गवर्न होता है और एक गृह विभाग से गवर्न होता है। ये जो इनका डायरेक्टरेट बना हुआ है, इसके अधिकारी या यूँ कह लीजिए कि ये सीधे गृह विभाग से गवर्न होते हैं और इनके डायरेक्टर पुलिस, सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं। जबकि अभियोजन ये शासकीय अधिवक्ता या सहायक या अपर शासकीय अधिवक्ता, ये सभी न्याय विभाग से गवर्न होते हैं। इनका प्रमुख सचिव न्याय के यहाँ से नियुक्ति की जाती है। तो जब दोनों विभाग ही अलग हैं, तो ये डायरेक्टरेट शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता या सहायक शासकीय अधिवक्ता को कैसे गवर्न कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, या अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। भोला सिंह जी, जब सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गया, 25A एक सेक्शन नया जुड़ गया कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर वो व्यक्ति होगा जिसने 10 साल की प्रैक्टिस कम से कम की हो। लेकिन पुराना डायरेक्टरेट, जिसका डायरेक्टर जो है पुलिस अधिकारी है, वो डायरेक्टरेट शासकीय अधिवक्ताओं पर काम कर रहा है। तो क्या ये गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 25A में अमेंड हो जाने के बाद में नई व्यवस्था, नई प्रक्रिया आई है। उसके तहत होना चाहिए जो कम से कम 10 साल की वकालत कर चुका हो, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में या किसी अन्य सत्र न्यायालय में कम से कम 10 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। उसी व्यक्ति को उस पर आना चाहिए। तो ये जो इनकी व्यवस्था वो 1971 में जो है वो अब
समीचीन नहीं है, उचित नहीं है और उसे समाप्त करके नई व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। इधर जी एक छोटा सा सवाल और रह गया जी कि ये तो अदालत की बात हुई, लेकिन ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में, तमाम जगह पे सरकार का पक्ष सरकार के अधिकारी रख रहे हैं, वकील के ज़रिए नहीं रखवाया जा रहा, जबकि एडवोकेट एक्ट में क्लियर एडवोकेट रूल्स, बार काउंसिल रूल 45 सेक्शन 45 और एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 29 में क्लियर कहा गया है कि कोर्ट्स एंड अथॉरिटी, अदर्स अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी, ये वर्ड आया है। तो उसके बावजूद क्या इनका सरकारी अधिकारियों का अपना पक्ष रखना सरकार का सही है? बिल्कुल यह गलत है। इसमें ये कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी और माननीय उच्च न्यायालय की भी ये व्यवस्था है और ये कहा गया है कि एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ कोर्ट। इसलिए कोर्ट में कोर्ट का ऑफिसर ही और जज, दो के अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति जो है विधि व्यवसाय के संबंध में वो हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है या बोलने का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो है ये तत्काल प्रभाव से जो है इनके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए और इस तरीके से ये अधिवक्ताओं के अधिकार और हित पर ये कुठाराघात है। इसलिए हमारी मांग है कि जो है तत्काल प्रभाव से जो है एपीओ, एसपीओ और पीओस को जो है हटाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। जैसा कि देखा आपने कि एक क्लियर बिल्कुल राय है सबकी और रोष भी है वकीलों में। हो सकता है आने वाला वक्त वकीलों को इस चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो कि अदालतों में और अथॉरिटीज़ में और ट्रिब्यूनल में कर रहे अधिकारी काम जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा के अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए। पहले भी अधिवक्ताओं की ही नियुक्ति होती थी और लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है तमाम आदेश आ रहे हैं कि कोर्ट में केवल वकील ही काम करेगा और कोई नहीं करेगा और किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं। अगर इन पर्सन कोई करता है तो अपना काम कर सकता है। इसी के साथ हम आज की ये चर्चा ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सब बातों पे ध्यान देगी और जो अथॉरिटीज़ और कोर्ट और ट्रिब्यूनल तमाम निगम वगैरह जो हैं जहाँ पे अधिवक्ताओं को जो है किसी की पैरवी करना चाहिए, सरकार का पक्ष हो या किसी के तरफ से जो रूल में दिया गया, एडवोकेट एक्ट में दिया गया है, उसके लिए जो है सरकार को वहाँ पे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसके अधिवक्ताओं के हितों का हनन ना हो।